जय हिंद प्यारे साथी, मैं अतुल एग्जामपुर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं आप सभी लोग? आज आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हम लोग सिलेबस के डिस्कशन पे चर्चा करने वाले हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस एग्जामपुर परिवार के साथ आप सारे के सारे लोग जुड़ें और सारे के सारे लोग जुड़ करके अपने भविष्य को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाएं और अपने सपनों को साकार करें, क्योंकि हम हैं एग्जामपुर, हम आपके सपनों में पंख लगाते हैं। तो सबसे पहले इस हरियाणा के सीएट की परीक्षा के लिए जो हम लोगों के द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है, प्रतिज्ञा बैच, उसमें सबसे पहले मैं आपको अपने सिलेबस, इतिहास विषय के सिलेबस के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। क्योंकि दोस्त, बिना हथियार के लड़ाई नहीं होती और हमको यह जानना है कि हमको पढ़ना क्या है और हमको छोड़ना क्या है। तो जब तक हम स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे कि क्या क्या चीजें हमको पढ़ाई करनी है और क्या क्या चीजें हमको छोड़नी है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि हमारा सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या बातें पढ़नी है। तो इस जल्दी से सबसे पहले हम लोग इस सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा आपका जो हरियाणा का जो ये बैच चलाया जा रहा है, इसमें हम आप देखेंगे कि हमारे आपके सिलेबस में, इतिहास विषय के सिलेबस में क्या क्या हमारे टॉपिक हैं, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। और बेहतरीन तरीके से आपका जो ये कोर्स चलाया जा रहा है या जो प्रतिज्ञा बैच चलाया जा रहा है, इसमें सारे के सारे लोगों को ये प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है कि लगभग 100% बच्चे सफल हों और उनके भविष्य का निर्धारण हो सके। आइए हम लोग सिलेबस के बारे में बच्चा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम आप ये देखेंगे कि हम इतिहास विषय की अगर बात करें तो सामान्यतः हम आप देखते हैं कि ये जो विषय है, यानी जो इतिहास विषय है, इस इतिहास विषय को हम लोग मूल रूप से बच्चा कितने भागों में बांटते हैं? तो इतिहास विषय को हम लोग सामान्यतः 3 भागों में बांट करके पढ़ाई दोस्त करते हैं। एक जिसको आप प्राचीन इतिहास कहते हैं। कौन सा इतिहास बच्चा? एक जिसको आप प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और दूसरा है जिसको हम आप मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। बेटा कौन सा इतिहास है? ये आपका मध्यकालीन इतिहास है ना। इसको हम आप क्या कहते हैं? इसको हम आप मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चा? इसको हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्त? इसको हम आप मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो इतिहास है, इसको हम आप आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया यानी मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से संबोधित करते हैं। और इससे संबंधित क्या क्या टॉपिक हैं और आपकी परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे, इन्हीं सब बातों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राचीन इतिहास के, क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के और क्या क्या मिडिवल हिस्ट्री के, इस पे हम आप चर्चा कर लेंगे, ताकि हमको अपने विषय को या ये कहें कि हम जिस इतिहास विषय की पढ़ाई करने चल रहे हैं उसमें कौन कौन से प्रासंगिक टॉपिक हैं, इस पे हम आप अच्छे से दोस्त चर्चा कर पाए, है ना। और ताकि एक इतिहास विषय के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इतिहास विषय पढ़ने से पहले यह आवश्यक है कि उसकी कोहेरेंसी, उसकी क्रमबद्धता दोस्त आपको आनी चाहिए। जब तक क्रमबद्धता नहीं आएगी आप उसमें उलझे रहेंगे। तो आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो प्राचीन इतिहास है, कौन सा? इसमें बच्चा जो प्राचीन इतिहास है, इस प्राचीन इतिहास में हमको यानी एंशिएंट इंडिया में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम आप पढ़ाई करेंगे कि व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं या इतिहास को हम कैसे जान पाएंगे। हम सामान्यतः जानते हैं कि इतिहास को जानने के स्रोत मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं। तो आपने पढ़ा कि एक तो साहित्यिक स्रोत होते हैं, दूसरा दोस्त कौन सा होता है? दूसरा पुरातात्विक स्रोत होता है। तो क्या इसकी विशेषता है? क्या यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं? इन सब का बारी बारी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आज सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा बच्चा, वो होगा स्टोन एज का। किसका? वो होगा स्टोन एज का। स्टोन एज यानी पाषाण काल, जिसको हम लोग पत्थर के काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल में हम आप क्या पढ़ाई करेंगे? इस पाषाण काल के बारे में हम आप पढ़ाई करेंगे
इसको 3 भागों में बांटा जाएगा, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा क्या होगा दोस्त, तीसरा आपका होगा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब क्या है इन तीनों की विशेषताएं, क्या आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब बातों पर डिस्कशन होगा। और मैं आपको बताऊं कि टॉपिक से इतर हम लोग किसी भी प्रकार की बात नहीं करेंगे, यानी कि जो प्रासंगिक प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं उसको कोरिलेट करके एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर हम आप चलेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो इसके लिए एकदम से परेशान ना रहे। तीसरा हम लोगों का टॉपिक होगा बच्चा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी जिसको हम आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो भी बातें हम आप करने वाले हैं ये सारी की सारी बातें क्रमबद्ध रूप से हैं, व्यवस्थित हैं कि पहले इतिहास को जानने के स्रोत को जानेंगे, उसके बाद हम आप पाषाण काल पे चर्चा करेंगे, पाषाण काल के बाद हम आप किस पे चर्चा करेंगे दोस्त, इसके बाद हम आप वैदिक काल पे चर्चा करने वाले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के बाद एक सभ्यता आती है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता या इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस हड़प्पा सभ्यता का बाढ़ के कारण विनाश हो गया, और जब बाढ़ के कारण दोस्त विनाश हो गया तो कैसे इसके विनाश के बाद कई सारे विद्वान आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन जो सबसे प्रासंगिक कारण है बाढ़ को माना जाता है। और इस बाढ़ को बताने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम आपने सुना होगा, मार्शल का, जॉन मार्शल का नाम सुना होगा, आपने मैके का नाम सुना होगा, है ना। ये सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो विनष्ट हुई है वो बाढ़ के कारण हुई है। और क्या यहां से प्रश्न, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इसको हम आप पढ़ाई करेंगे, क्या यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे इस पे भी चर्चा दोस्त करेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा वैदिक काल का, वैदिक पीरियड का, यानी कि जिसमें वेदों की रचना होती है, वेदों की संख्या 4 है, क्या यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम आप डिस्कशन करने वाले हैं। और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, एक बार अगर आप इस इतिहास विषय की श्रृंखला से जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत सारी जानकारी आपको इकट्ठा होगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोस्त। तो इसके साथ आइए हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। वैदिक काल में जैसे ही हम लोग वैदिक काल की बात करेंगे तो हम आप देखेंगे कि इस वैदिक काल में एक शब्द है जिसको हम आप वैदिक साहित्य के नाम से दोस्त जानते हैं। इस वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, इसमें आपका वेद आएगा, इसमें आपका ब्राह्मण ग्रंथ आएगा, क्या आएगा, वेद आएगा, इसमें आपका ब्राह्मण ग्रंथ आएगा, और क्या आएगा, इसमें आपका अरण्यक आएगा, और क्या आएगा, इसके बाद इसके अंत में आएगा उपनिषद। और इसी उपनिषद में कर्मकांड का विरोध शुरू हो जाता है, और जब कर्मकांड का विरोध शुरू हो जाएगा तो इसी कर्मकांड के विरोध के कारण क्या होगा, 2 नए धर्मों का प्रादुर्भाव होगा। इस 2 नए धर्मों को हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से जानेंगे। तो इसके बाद हम आप पढ़ेंगे क्या कि बौद्ध धर्म क्या है और जैन धर्म क्या है। एक बात आप ये समझिएगा कि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये जो दोनों धर्म हैं, ये दोनों धर्म कैसे हैं दोस्त, ये दोनों धर्म नास्तिक हैं। नास्तिक का मतलब क्या आपको पता है, ये ऐसे धर्म हैं जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते। अब क्या इसकी प्रासंगिकता है, क्या प्रश्न आपका गौतम बुद्ध से पूछा जाएगा, क्या प्रश्न आपका महावीर स्वामी से पूछा जाएगा, इसके बारे में हम आप डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार सिलेबस को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लें। मैं आपसे यह वादा करता हूं कि इस इतिहास विषय से जो भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, सारे प्रश्नों को आप आसानी से टिकल कर पाएंगे और हंसते मुस्कुराते उसका जवाब दे पाएंगे। किसी प्रकार की समस्या आपको इस विषय को लेकर के दोस्त नहीं होगी। मैं एग्जामपुर परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों को इस बात का दावा करता हूं, इस बात की गारंटी देता हूं कि इतिहास विषय का कोई भी प्रश्न जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा उससे ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप ना कर पाए, है ना। आइए आगे देखें हम लोग। इसके बाद जब धार्मिक आंदोलन शुरू होगा, बौद्ध आएंगे, जैन आएंगे, इसी समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कब, छठी शताब्दी में हम आप देखेंगे, 6वीं शताब्दी में हम आप देखेंगे यहां क्या होगा, यानी कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। इसी समय दोस्त क्या होगा, इसी समय
महाजनपदों का उदय हो जाएगा। और महाजनपदों के उदय की बात करें तो इस महाजनपदों की संख्या दोस्त होगी 16, और 16 महाजनपदों में काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, चेद, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती और गंधार जैसे 16 महाजनपद होंगे, है ना। इस 16 महाजनपद में क्या होगा कि 16 महाजनपदों में संघर्ष होगा। हम आप पढ़ेंगे महाजनपद का उदय कैसे होगा। तो सबसे पहले हम आप ये देखेंगे कि सबसे छोटी इकाई होगी दोस्त कुल। क्या होगा? कुल। कुल से क्या बनेगा? कुल से बनेगा ग्राम। ग्राम से क्या बनेगा? ग्राम से बनेगा विष। विष से क्या बनेगा? विष से बनेगा जन। जन से क्या बनेगा दोस्त? जन से बनेगा जनपद। जन से क्या बनेगा? जन से बनेगा जनपद। और इस जनपद से क्या बनेगा? इस जनपद से बनेगा महाजनपद। और इन महाजनपदों की संख्या दोस्त कितनी होगी? इन महाजनपदों की संख्या होगी 16। और इन महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली, सबसे समृद्ध महाजनपद होगा उसको हम आप मगध के नाम से जानेंगे। और ये मगध अपने अन्य 15 महाजनपदों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस प्रकार से शुरू होगा मगध का उत्कर्ष या मगध साम्राज्य। और इस मगध के उत्कर्ष या मगध के साम्राज्य की अगर हम आप बात कर लें तो इस मगध के साम्राज्य में एक कई सारे छोटे छोटे वंशज आएंगे। इन वंशों का क्रम आपसे परीक्षा में मेरे भाई पूछता है। तो हम आप देखेंगे कि इस वंश में हर्यक वंश आएगा, फिर शिशुनाग वंश आएगा, उसके बाद नंद वंश आएगा। क्या है इन वंशों की विशेषता? हर्यक वंश की विशेषता क्या है? इसके अलावा शिशुनाग वंश की विशेषता क्या है? नंद वंश की विशेषता क्या है? इन सारे प्रश्नों पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं, है ना। अभी तो मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूं, और जैसे ही हम आप अपने टॉपिक की तरफ आएंगे सारी की सारी बातें आपको पॉइंट टू पॉइंट में समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका इस विषय से गलत ना हो मेरे दोस्त। तो आइए इसके आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और क्या है। तो सबसे पहले हम आप ये देखेंगे कि इसके बाद जैसे पाषाण काल आया, पाषाण काल के बाद क्या आया दोस्त? पाषाण काल के बाद हमने आपने ये देखा कि सबसे पहले इतिहास को जानने का स्रोत पढ़ा हमने आपने, फिर पाषाण काल पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन में 2 धर्म होंगे जिसको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से जाना जाएगा मेरे भाई। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे महाजनपद काल की। महाजनपदों की संख्या 16 होगी। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, चेद, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। इसके अलावा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात करेंगे। इसमें 3 वंश आएंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ाई करने वाले हैं। अब इसके बाद जब हम आप देखेंगे तो अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? अगला हमारा टॉपिक होगा कि जब मगध का उत्कर्ष हो जाएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश आएगा, इसके बाद विदेशियों का भारत के क्षेत्र में आक्रमण होने लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप भारत की भौगोलिक संरचना की बात कर ले मेरे भाई, तो भारत की इस भौगोलिक संरचना में हम आप देखेंगे इस तरफ आपका बंगाल की खाड़ी है ना बच्चा? क्या है? बंगाल की खाड़ी। इस तरफ अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है। और इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत का ट्रांस हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों का विकास हमको देखने को मिलता है। इसलिए मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत के क्षेत्र में जब भी विदेशी आक्रांताओं का भारत में प्रवेश होना शुरू होगा दोस्त, तो भारत में हमेशा इसी यानी भारत के ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और ये वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ और वेस्ट के क्षेत्र से ही जितने विदेशी आक्रांत आएंगे ये सारे के सारे लोग भारत में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। चाहे प्राचीन काल की बात कर लीजिए, चाहे मध्यकाल की बात कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद सबसे पहले जो विदेशी आक्रांता भारत में प्रवेश करेगा वो होगा ईरानी, यानी ईरानियों का सबसे पहले आक्रमण होगा। और इस ईरानी आक्रमण के बाद दूसरा आक्रमण होगा यूनानियों का, यानी ग्रीक इन्वेजन होगा। पहला क्या होगा? ईरानी इन्वेजन होगा मेरे भाई। और यूनानी आक्रमण की बात करें तो यूनानी आक्रांताओं में एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है सिकंदर, है ना। अब क्या इस सिकंदर की विशेषता है, क्या यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब विषयों पर हम आप चर्चा करने वाले हैं। जब हम आप एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन
कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको इसके बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आप क्या करेंगे, इस आक्रमण के बाद मौर्य काल का उदय होता है। मौर्य काल में आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा बच्चा? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा। यह मौर्य वंश का संस्थापक होता है। चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में इनके प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसको हम आप कौटिल्य के नाम से जानते हैं बच्चा। किस नाम से? कौटिल्य के नाम से जानते हैं, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, या जिसको चाणक्य कह करके भी क्या किया जाता है, चाणक्य कह करके भी संबोधित किया जाता है। तो इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले आप अपने इस सिलेबस को जान लीजिए कि हमको पढ़ना क्या है। मैं बार बार कहता हूं कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, और कोई भी लक्ष्य आपकी इच्छा शक्ति से बड़ा बच्चा नहीं हो सकता। इसके लिए अनवरत लगातार आपको प्रयास करना होगा, ताकि आप क्या कर सकें, आप अपने भविष्य को बना सकें, है ना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अगर आप अनवरत प्रयास करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसके आगे हम लोग देखेंगे मौर्य काल के बाद आपका आएगा उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल में बच्चा हम बात करेंगे शुंग वंश की। शुंग वंश के बाद एक वंश आएगा कर्ण वंश, और कर्ण वंश के बाद आएगा सातवाहन वंश। यह भी क्रम आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि मौर्योत्तर काल के वंशों का क्रम बता दीजिए हमको। तो आप क्या बताएंगे कि सबसे पहले शुंग वंश आएगा, उसके बाद कर्ण वंश आएगा, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? सातवाहन वंश आएगा। क्या इसकी विशेषता है, क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारी बातें हम आप करने वाले हैं, है ना। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो हम आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम आप देखेंगे बच्चा कि क्या एक विदेशी आक्रमण क्या होगा। एक विदेशी आक्रमण नंद वंश के बाद होगा, और दूसरा विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर काल के बाद होगा। और इस मौर्योत्तर काल के बाद हिंद यमन इंडो ग्रीक का आपके क्षेत्र में आक्रमण होगा, शकों का आपके क्षेत्र में आक्रमण होगा, पहलव का आपके क्षेत्र में आक्रमण होगा, और कुषाण का आपके क्षेत्र में आक्रमण होगा। कुषाणों में एक शासक हुआ जिसका नाम कनिष्क है, आपने सुना होगा, और कनिष्क ने भारत में बौद्ध संगीत का आयोजन कराया। ये सारी बातें हम आप बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं बच्चा, है ना। तो एकदम से आइए देखते हैं इसके आगे का टॉपिक क्या है। इसके आगे हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल के बारे में अगर हम आप चर्चा करना चाहें तो क्या है गुप्त काल की विशेषता। तो गुप्त काल में आपने श्री गुप्त का नाम सुना होगा, गुप्त वंश का संस्थापक है। क्या इसकी विशेषता है? हम आप घटोत्कच के बारे में बच्चा पढ़ाई करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम पे चर्चा करने वाले हैं, चंद्रगुप्त प्रथम पे। इसके अलावा हम आप समुद्रगुप्त पे चर्चा करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पे हम आप चर्चा करने वाले हैं, जहां से हमारे यहां प्रश्न बार बार पूछा जाता है ना। मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, और ये सारी बातें आपको बहुत नगण्य लगेंगी। जब आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे आपको लगेगा इससे आसान तो कुछ है ही नहीं है। इसके अलावा गुप्तोत्तर की बात करेंगे। गुप्तोत्तर में हम आप पढ़ेंगे वर्धन वंश। वर्धन वंश का नाम आपने सुना होगा। वर्धन वंश में एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रभाकर वर्धन। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम आप प्रभाकर वर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम आप हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे बच्चा। किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम आप राजवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। ये वर्धन क्या है? एक वर्धन एक वंश है। कहां है ये? आपका थानेश्वर में है। थानेश्वर कहां है? थानेश्वर हरियाणा में है। इसी हरियाणा में इस वंश की स्थापना होती है। क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए प्रासंगिक है, इसलिए हम लोग हरियाणा के इस वंश को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर इतनी पढ़ाई एक बार कंसंट्रेट होकर हम आप पढ़ लेंगे तो सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, और आपके प्रश्न भी दोस्त बन जाएंगे। आइए अगला दूसरा चरण होगा, सेकंड पार्ट होगा मिडिवल हिस्ट्री का, जिसको हम लोग मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास के नाम से जानते हैं। तो जिस विषय को पढ़ेंगे उसके सोर्सेज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम आप क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज द सोर्स ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन इतिहास के बच्चा सोर्स क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में हम आप पढ़ाई करेंगे कि हमको मध्यकाल के बारे में किससे किससे जानकारी मिलती है। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत पढ़ाई करेंगे। इसी समय अरबों का भारत के क्षेत्र में आक्रमण हो जाता है। अच्छा, हमने आपको यह बात बताई है
क्या कि ये जो अरब है, ये जो अरब आक्रांता यानी इसी क्षेत्र से भारत में आक्रमण होगा, तो ये अरब का क्षेत्र, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, इस अरब के क्षेत्र के लोग आते हैं और एक जगह है सिंध प्रांत, इस सिंध प्रांत में आक्रमण करते हैं और इसी सिंध प्रांत में आक्रमण करेंगे और इसी समय अरबों का आक्रमण होगा। अरब आक्रमण क्यों करते हैं, क्या प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, इस पे चर्चा हम आप डिटेल में करेंगे। आगे देखेंगे, आगे तुर्कों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में होता है, तुर्कों के आक्रमण पे भी चर्चा करेंगे। इन तुर्कों के आक्रमण में हम आप किसको पढ़ेंगे, हम आप गजनवी को पढ़ने वाले हैं, महमूद गजनवी को पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद गोरी को पढ़ने वाले हैं। क्या इनके बारे में विशेषता है ये भी हम आप पढ़ेंगे, है ना। इससे संबंधित प्रश्न भी करेंगे और जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आए मैं कोरिलेट करके आपको पढ़ाऊंगा। अगर हम गोरी की बात कर लें बच्चा, तो मोहम्मद गोरी जो है, ये मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं होता, तो ये इनके 3 दास होते हैं। एक का नाम यालदौज होता है, दूसरे का नाम कुवाचा होता है और तीसरे का दोस्त नाम क्या होता है, तीसरे का नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है बच्चा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये यही कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, आगे चल करके एक वंश की स्थापना करता है जिसको हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जिसको हम आप गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो हम आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस गुलाम वंश की बात कर लें या ये हम कह दें कि एक साम्राज्य है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कई सारे राज्य वंश आएंगे और उनको क्रम से हम आप देखने का प्रयास करेंगे। दिल्ली सल्तनत का बच्चा समय क्या होगा, दिल्ली सल्तनत का समय होगा, दिल्ली सल्तनत का समय होगा 1206 से लेकर के 1526 तक। और 1526 में क्या होगा, बाबर का भारत के क्षेत्र में आक्रमण हो जाएगा और यहीं से शुरू हो जाएगा मुगल वंश का इतिहास। तो मुगलों का इतिहास भी हम आप पढ़ाई करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश की बात करें तो सबसे पहले आएगा बच्चा गुलाम वंश। कौन सा बेटा, सबसे पहले गुलाम वंश। उसके बाद कौन सा वंश आएगा, दूसरे नंबर पे आपका आएगा खिलजी वंश। कौन सा वंश, खिलजी वंश। तीसरे नंबर पे आएगा तुगलक वंश। कौन सा, तुगलक वंश। चौथे नंबर पे आएगा आपका सैयद वंश। और 5वें नंबर पे क्या आने वाला है, 5वें नंबर पे आपका लोदी वंश आएगा। और इसी लोदी वंश में एक शासक होगा जिसका नाम होगा इब्राहिम लोदी। इसी इब्राहिम लोदी को बाबर पानीपत की पहली लड़ाई में हरा देते हैं और यहीं से शुरू होता है मुगल वंश। कौन सा, मुगल वंश। तो मुगल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है, मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है बाबर को। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में, इन राजवंशों के बारे में हम आप पढ़ाई करने वाले हैं दोस्त, है ना। दिल्ली सल्तनत के इन राजवंशों के बारे में हमारे आपके द्वारा पढ़ाई की जाएगी। इसके अलावा सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन पे भी थोड़ी सी चर्चा होगी। मुगल काल के बारे में हम आप चर्चा करेंगे। मुगल काल में क्या चर्चा करने वाले हैं कि मुगल काल के शासक कौन होंगे। जैसे आपने बाबर का नाम सुना होगा। किसका नाम बच्चा, आपने बाबर का नाम सुना होगा, बाबर को पढ़ेंगे। बाबर के बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, हुमायूं को पढ़ेंगे। हुमायूं के बाद बच्चा अकबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अकबर के बाद किसके बारे में, जहांगीर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम आप शाहजहां की भी चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम लोग औरंगजेब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका साथ रहा, आपने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया, तो निश्चित रूप से आपकी इस परीक्षा में इतना नंबर में आपको दिलाया जाएगा कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अनवरत हमारे साथ लगातार मेहनत करनी होगी। उसके बाद ये नहीं होगा कि कितना नंबर हमको मिलेगा, उसका आपका जो परिणाम है उसको आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ये काम करिए कि लगातार आप इस संस्थान के साथ और इस टीम के साथ जुड़े रहिए जो आपके भविष्य को निर्धारित करने में अपना योगदान देना चाह रही है। तो लगातार पढ़ेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, बेहतरीन नंबर आपका आएगा इस एग्जाम में। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे मराठा साम्राज्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपने शिवाजी का नाम सुना होगा। इन शिवाजी की क्या विशेषता है, इन पे हम आप दोस्त चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा ये आपका हो गया मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन।
इसके बाद जो तीसरा आपका विषय आएगा वो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, जिसको हम आप आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। इस आधुनिक भारत से क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लें सिलेबस की। 18वीं शताब्दी में नवीनतम स्वायत्त राज्यों का उदय होगा। क्यों? क्योंकि 1707 में दोस्त 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगल सत्ता पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। अब मुगल सत्ता क्योंकि कमजोर हो गई है, इसलिए जो छोटे छोटे राजवंश हैं वो अपने आप को मुगल सत्ता से अलग करने का प्रयास करेंगे। तो इसी को पढ़ेंगे। नवीनतम राज्यों में आपने बंगाल का नाम सुना होगा, आपने अवध का नाम सुना होगा, आपने मैसूर का नाम सुना होगा, और आपने सिख का नाम सुना होगा। इन सब के बारे में हम आप बच्चा पढ़ाई करने वाले हैं कि प्लासी का युद्ध आपसे पूछा जाता है, बक्सर का युद्ध आपसे पूछा जाता है, इलाहाबाद की संधि आपसे पूछी जाती है ना। तो इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद भारत में कैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा। यूरोपीय कंपनियों में आपने पढ़ा होगा पुर्तगाली आएंगे, फिर डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, है ना, डेनिश आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे। क्या इनकी विशेषता है, क्या यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब बातों पर हम आप चर्चा करने वाले हैं, है ना। अंग्रेज भारत को विजित कर भारत में आएंगे, इन सबको पराजित कर लेंगे, अपने आप को विजित करेंगे, और विजित करने के बाद अपने साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू होगा भारत में ब्रिटिश की विजय और उनका विस्तार, यानी कि ब्रिटिश विक्ट्री एंड हिज एक्सपेंशन। कैसे वे अपने साम्राज्य का विस्तार इस क्षेत्र में करते हैं, यह भी हम आप इस आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत दोस्त पढ़ने वाले हैं, है ना। बहुत ही मजा आने वाला है। सारे के सारे लोग जब हम एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो आप ये समझिए कि इतिहास विषय इतना सरल लगने लगेगा आपको कि जो भी समस्या अभी इतिहास पढ़ने के पहले लग रही है, एकदम से आपको सारे के सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। अगला होगा हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह कि व्हाट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पे हम आप भी चर्चा करने वाले हैं दोस्त। इसके अलावा ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आप पढ़ेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। किसके बारे में दोस्त? ब्रह्म समाज के बारे में। आप पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में, है ना। आप पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। ये सारी बातें हम आप पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छा आनंद आने वाला है, बहुत ही मजा आएगा हमको पढ़ने में और हमारी तैयारी भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। इसके अलावा हम आप देखेंगे कैसे कांग्रेस की स्थापना होती है और अंग्रेजों के द्वारा कैसे इसको एक सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसके रूप में? इसको सेफ्टी वाल्व के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस पे भी हम आप चर्चा करने वाले हैं दोस्त। तो इसके लिए जुड़े रहिएगा। इस लगातार संस्थान से एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन की हम आप बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन में हम आप पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटकर पढ़ेंगे। 1885 से लेकर 1905 तक का समय, ये पहला चरण होगा, है ना। और जो दूसरा चरण होगा दोस्त, दूसरा चरण कब से होगा? 1905 से लेकर के 1919 तक का जो काल होगा, ये हमारा आपका दूसरा चरण होगा। और जो तीसरा चरण होगा मेरे भाई, 1919 से लेकर 1947 तक का जो काल होगा, इसको हम लोग तीसरे चरण के रूप में जानते हैं। और कैसे 1947 में भारत को आजादी मिल जाएगी, इसके अंतर्गत जो जो गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय भारत को आजाद कराने में हुई हैं, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे बेबल योजना हो, चाहे माउंट बेटन योजना हो, चाहे जो भी क्रिप्स प्रस्ताव आया हो, अगस्त प्रस्ताव आया हो, एक एक का हम लोग बहुत बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस समय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। और भारत में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वायसराय, इसके बारे में भी दोस्त हम आप बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो एकदम से परेशान ना रहिए, ये आपका सिलेबस हो गया। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम आप चलेंगे तो आप इस चीज की, अगर आप इस चीज की प्रतिज्ञा करते हैं, आप इस चीज की प्रतिज्ञा करते हैं कि इस परिवार के साथ, एग्जामपुर परिवार के साथ लगातार कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, तो मैं भी आज इस
एग्जामपुर यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म से आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका किसी भी विषय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हम लोग होने नहीं देंगे और एक बेहतरीन तैयारी के साथ आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है बच्चा, और इसी सिलेबस को हमको आपको पढ़ना है और इसी से आपका प्रश्न सारे के सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, है ना। तो एक बात ये समझिएगा कि आपके मन में एक प्रश्न और होगा कि सर हमारा इस सीएट की परीक्षा में कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं आपको एक बात ये बता दूं क्या कि हमारे हाथ में तैयारी करना है, कितने प्रश्न आएंगे कितने प्रश्न नहीं आएंगे, है ना, 4 प्रश्न आएंगे कि 5 प्रश्न आएंगे कि 3 प्रश्न आएंगे, ये डिस्कशन करना हमारा काम नहीं। हमारा काम क्या है, हमारा काम है अपने विषय की तैयारी करना। अगर हमारा विषय तैयार रहेगा तो चाहे जितने क्वेश्चन आए तो सारे के सारे विषय आपको इस तरीके से तैयार करना है कि ये नहीं करना कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन आपका तब होगा जब आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो सिलेक्शन आपका अपने आप हो जाएगा, है ना। तो लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। ठीक है साथियों, इसी के साथ हमने आज आपसे सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है और कल से प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास आपके आप तक पहुंचाई जाएगी। सारे के सारे लोग लगातार इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए समय से उपस्थित हो जाइएगा और इसकी सूचना हम आपको देंगे कि कितने बजे आपकी क्लास संचालित की जाएगी। ठीक है, जय हिंद प्यारे साथी, लगातार आप जुड़े रहें।